everybody, this is Dr. Midari from PhysioActive and welcome back to our channel. लास्ट टाइम गाइस जब हम मिले थे तो हमने ये स्पाइन देखी थी, स्पाइन के पार्ट्स देखे थे और देखा था कि ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं जो स्पाइन रिलेटेड है, आपके हाथों में हो सकती है, आपके पैरों में हो सकती है और उनके लिए हम क्या करें। आज मैं थोड़ा सा और डिटेल्ड होने वाली हूँ, आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अबाउट योर सर्वाइकल स्पाइन और इसी तरीके से हम गर्दन, बैक, कमर सब पे धीरे धीरे जाते जाएंगे। सो फर्स्ट इन लाइन इज योर सर्वाइकल स्पाइन विच इज द स्पाइन ऑफ द नेक। जो हमारी गर्दन की स्पाइन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने हेड का इतना वेट आपकी पतली सी गर्दन पे रखते हैं जो 7 हड्डियों से बनी होती है। ये जो स्पाइन है इसकी ये जो 7 हड्डियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको आप बहुत कॉमनली जानते होंगे बाय C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। ये जो सर्वाइकल स्पाइन की वर्टिब्रास हैं इनको भी मैं आज 2 हिस्सों में बांटूंगी और मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि किस तरीके से कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं किस किस सेगमेंट के इन्वॉल्व होने से। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आवर अपर सर्वाइकल स्पाइन जो कि है आपकी C1 एंड C2 स्पाइन। जो आपकी C1 स्पाइन होती है, C2 स्पाइन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपके हेड का बहुत भारी वेट इन स्पाइन पे टिका होता है। जो आपकी C1 स्पाइन है जो सबसे ऊपर होती है यहाँ, ये स्पाइन आपके हेड का वेट लेती है और इसको हेल्प करती है रेस्ट करने में आपकी गर्दन पे। उसके बाद आती है आपकी C2 स्पाइन। ये स्पाइन अगर यहाँ नहीं होगी तो बहुत सारे डिस्फंक्शंस हो सकते हैं हमारी अपर सर्वाइकल स्पाइन पे जो कि हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एटलस वर्टिब्रा के बारे में जो है C1 वर्टिब्रा। C1 वर्टिब्रा इसको हम एटलस वर्टिब्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ग्रीक गॉड है जिनका नाम है एटलस। वो अपनी गर्दन पे बहुत भारी अर्थ का वेट लेके चलते हैं जिस तरीके से हम अपनी एटलस पे बहुत भारी सर का वेट लेके चलते हैं। उसके बाद आती है आपको C2 वर्टिब्रा विच इज द एक्सिस वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा हमारी C1 के साथ जॉइंट बनाती है और हम अपनी गर्दन को मूव कर पाते हैं। C1, C2 वर्टिब्रा जो है ये हमारे 2 मेजर फंक्शंस करती है। सबसे पहला फंक्शन जो आपका सर है और आपकी C1 वर्टिब्रा जो सबसे पहली वर्टिब्रा है वो आपको ये एक्शन करने में हेल्प करती है। ये जो हम यस वाले नॉडिंग करते हैं ये एक्चुअली इस एरिया में हो रही है, सबसे ऊपर वाले एरिया में हो रही है। इसमें आपकी पूरी गर्दन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दूसरा जो हमारी ना वाली मूवमेंट है, नो वाली मूवमेंट है, ये हमारी C1 और C2 के बीच में होने वाला एक्शन है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो आपका ये नॉड पेनफुल हो जाएगा, ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट और पेनफुल हो जाएगा। Everybody, I also wanted to give you a little bit more detailed information about हमारी upper cervical spine होती है। This upper cervical spine भी important है। ये इसीलिए important है क्योंकि यहाँ से बहुत important structures पास करते हैं। Secondly, आपने जैसे सुना होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स या फिर स्लिप डिस्क होना गर्दन की, ये इस लेवल पे पॉसिबल नहीं होती है। आपकी C1 और C2 के बीच में कोई वर्टिब्रल डिस्क नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स कभी भी नहीं होता या स्लिप डिस्क ऑफ द स्पाइन कभी भी नहीं होती। बट यहाँ से निकलने वाले बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ से निकलता है वो ये नस है। ठीक है, ये जो नस है ये आपकी रीढ़ में से निकल रही है जो कि आपकी रीढ़ के हड्डियों के बीच में है। इस नस का नाम है C2 नर्व। जो C2 नर्व है बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है क्योंकि ये आपकी बहुत सारी सप्लाईज करती है। मतलब आपको ये एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है आपके शरीर के लिए, आपके फेस के लिए। क्यों ये इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी बताती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये जो आप रेड कलर की नर्व यहाँ देख रहे हैं, रेड कलर की आर्टरी सॉरी यहाँ देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है ये इस एरिया से घुस के निकलता है, तो अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का जोर पड़ेगा तो वर्टिब्रल आर्टरी दब सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि स्ट्रोक, जैसे कि वर्टिब्रल आर्टरी डिसऑर्डर्स, जैसे कि डिजीनेस होना, जैसे कि गिडीनेस होना।
जो हमारी अपर सर्वाइकल स्पाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, बट इस अपर सर्वाइकल स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दे कैन बी बिकॉज ऑफ सिस्टमिक प्रॉब्लम, मतलब आपके ब्लड में कुछ इशू चल रहे हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कंजेनाइटली प्रेजेंट है। कंजेनाइटली प्रेजेंट होना मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट होना। ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बट राइट नाउ आई वांट टू टेल यू मोर अबाउट व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द बॉडी दैट कैन लीड टू एन अपर सर्वाइकल पेन सिंड्रोम या अपर सर्वाइकल डिसफंक्शन. One of these problems that are related to upper cervical dysfunction is rheumatoid arthritis या किसी भी तरीके का arthritis that can come and affect the bones of this area. आपको यहाँ पे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी हो सकता है, मतलब आपकी जो स्पाइन है वो खिसक के आगे चली जाती है. बोले तो ये C2 है, ये खिसकने की कोशिश करती है पीछे की तरफ आपकी स्पाइन पे. थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, बट इसकी वजह से आपको अपर सर्वाइकल स्पाइन का डिसऑर्डर हो सकता है. अगर आप आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं तो वो भी अपर सर्वाइकल स्पाइन में प्रेजेंट कर सकता है. The second kind of problem that can happen in the upper cervical spine is a fracture injury. जो फ्रैक्चर्स आपको सपोज आप गाड़ी में हो, एकदम से गाड़ी होती है, इसकी वजह से जो आपका नेक का जोड़ होता है वो भी इस एरिया को इंजर कर सकता है और हड्डी में ब्रेकेज हो सकते हैं जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं. तो फ्रैक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट कैन हैपन इन दिस एरिया. Third thing that can happen in this area is basically a vertebral artery injury, जो कि यहाँ होती है जब आप पार्लर जाते हैं या बहुत टाइम तक अपनी गर्दन को यूँ रखते हैं, या फिर आप जब फ़ोन पे रहते हैं और आपकी गर्दन यूँ आगे जा रही है, या कंप्यूटर पे बैठे हैं जिसमें आपकी गर्दन इस तरीके से आगे को बढ़ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रंचिंग अप होती है आपके अपर सर्वाइकल स्पाइन में, एंड इट कैन स्टार्ट टू give you symptoms of vertebral artery disorders. The fourth kind of injury that can happen in the upper cervical spine is occipital neuralgia. Occipital neuralgia के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगी because I was telling you about this nerve that is coming out, which is the C2 nerve. ये जो C2 nerve है ये हमारी सर में इस तरीके से जाती है और हमारे सर के इस हिस्से को सप्लाई करती है. अगर आपके अपर सर्वाइकल स्पाइन में ये नस दबती है तो आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको डबल विजन हो सकते हैं, आपकी आंखों के पीछे या टेम्पल्स पे भारीपन हो सकता है, जिस वजह से आपको ये लग सकता है कि शायद ये माइग्रेन हो, या फिर हाफ हेडेक हो सकता है जो कि माइग्रेन की तरह साउंड कर सकता है, बट इट इज नॉट माइग्रेन, इट इज बिकॉज ऑफ योर अपर सर्वाइकल स्पाइन डिसऑर्डर. One more thing that can happen in this area is something called as crowded dense syndrome. Crowded dense syndrome क्या होता है? Crowded dense syndrome is when ये जो C2 vertebra है इससे निकलता हुआ प्रोजेक्शन जो यहाँ ऊपर आ रहा है C1 पे जुड़ने के लिए, जब यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाता है तो उसकी वजह से आपकी गर्दन की जो लेफ्ट या राइट की मूवमेंट्स हैं ये सब बंद हो जाती हैं. इस केस में आपको अपर सर्वाइकल स्पाइन में बहुत इश्यूज हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम डिपोजिशन. ये जो हमारी C2 नर्व होती है ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका दर्द गर्दन से आ रहा है या आपका दर्द सर से आ रहा है, मगर उसकी वजह से आपको नमनेस स्टार्ट हो सकती है फील होना अपनी जीभ में. जिस भी तरफ की नस आपकी दब रही होगी उस तरफ जो आपकी जीभ है वो नम होने लग जाएगी, उसमें एब्नॉर्मल सेंसेशन होने लग जाएगी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि ये C2 क्यों नहीं दबनी चाहिए, क्यों आपके अपर सर्वाइकल स्पाइन हेल्दी होनी चाहिए. और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है, आप जैसे ही तेज रोशनी में जाते हैं एकदम से आपको सर घूमने लग सकता है, आपको फटीग रहता है, आप नॉजिएटेड रहते हो. ये सारे सिम्टम्स हैं अपर सर्वाइकल स्पाइन के डिसफंक्शन की वजह से. सो वी वांट टू कीप इट हेल्दी, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट few exercises that you can do to keep this healthy at home. Very
Now it's time to work out your upper cervical spine. हम अपनी upper cervical spine के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं that it remains healthy and fit. So number one exercise that you want to do is something called as chin tucks. How to do chin tucks? You want to be seated in a comfortable position, or you could do that in standing as well. हम इस तरीके से बैठते हैं. All we want to do is we want to keep our fingers in the chin and we want to take the chin inside. While taking the chin inside, what you're going to feel is that your neck elongates back and your chin goes in. In this manner, what you're doing is you're actually stretching these small muscles out. ये वही muscles हैं जो कि आपने अभी देखी होंगी हमारे upper cervical spine जो मैं आपको समझा रही थी. ये वाला एरिया जो बहुत टाइट होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का posture हमेशा नहीं रहता है. So all we want to do is take our fingers, keep it on the chin and push it back. You want to hold this position for 30 counts and you want to repeat this about 10 times, and that shall help you with the pain that you're getting right here. Number 2 exercise that you want to do is a chin tuck with progression. Here you can take help of a TheraBand, or you could also do it with a towel. What you want to do is you want to keep this towel in this area. You want to hold it this way, and all you want to do is chin tuck while pulling on the towel in front. आपका जो towel होगा ये आगे की तरफ आप खींच रहे हैं और आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं. Both the actions happen simultaneously. You want to hold this position for about 10 counts and you want to do 10 repetitions. The next exercise that we want to do for our upper cervical spine, our neck, is that we keep a pillow right here on which we place our neck. इस तरीके से. Now we want to follow the first exercise, which was the chin tuck. You want to tuck your chin in. While tucking the chin in, now you keep this tucked in and you want to move your arms. You don't want to lose contact of the chin with the towel. You want to keep it tucked in and you want to move your arms up and you want to move your arms down. You want to repeat this action for about 10 counts, and that shall resolve most of the problems that you're having with your upper cervical spine. In case these exercises don't work, you want to meet your physical therapist.